हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेएनजी क्लासेस। तो बहुत बढ़िया हूँ। पहले के हमने दो चैप्टर कवर किए हैं, दोनों आपने वीडियो देख ली होंगी। अब चैप्टर एंड देयर सेपरेशन का पार्ट है, पार्ट वन और डिटेल में बताएंगे। वीडियो के लिए बेटा लोग इसमें का जिंक, how much zinc oxide is present in 300 gram of the talcum powder? चलिए, powder का कोई लेना देना से शादी में मुंह धोया तैयार हो जाएगा। कोई किसी चीज चलिए, talcum पाउडर जो होता है इसका 4% जिंक ऑक्साइड होता है। 4% जिंक ऑक्साइड होता है विच एक्ट एज एन एंटी काम करता है। तो बताना है बेटा, इसमें 300 ग्राम अगर टैल्कम पाउडर है तो उसमें कितने परसेंट यानी कितने ग्राम जिंक होगा। सिंपल परसेंटेज की तरह से सॉल्व कर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ जिंक कितनी हो जाएगी? 300 ग्राम इंटू 4/100 का 4% हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 से 12, सर आ गया हमारा 12 ग्राम। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और एकदम, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस, concentrate to mix with water and serve it to your visiting friends. She asks you to mix 2 tablespoons of the concentrate with water in a glass tumbler. बेटा आपके दोस्त अपने घर पे घूमने के लिए है ना, और फिर आपकी मम्मी बोलती है कि उन्हें ऑरेंज जूस आपको सर्व करना है, ठीक है। और वो क्या देती हैं आपको? कंसंट्रेट सॉल्यूशन देती हैं, ठीक है, और उसको वो वाटर में मिक्स करने के लिए बोलती है। If each tablespoon measures 15 ml and you make 150 ml of juice, ठीक है बेटा, आपकी मम्मी ने बोला है 2 टेबलस्पून मिक्स करना है, ठीक है, और हर एक स्पून 15 ml और आप टोटल एक ग्लास में 150 ml जूस बना रहे हो। तो क्या करना है आपको? व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट इन द मिक्सचर यू प्रिपेयर्ड। तो आपने जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड किया है उसमें ऑरेंज लिख लेते हैं बेटा। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कौन सा वाला? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल कंसंट्रेशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? जब भी आप ऑरेंज जूस जो आप मिक्स कर रहे हो वाटर के अंदर, तो आपका जो सोल्यूट हो जाएगा उसमें वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड ऑरेंज जूस, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? उस जूस और वाटर को मिला के, ठीक है ना, उस कंसंट्रेटेड जूस है और वाटर को मिला के जो मिक्सचर तैयार हो रहा है वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इंटू 100, ठीक है। सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा? एक चम्मच में 15 ml है, एक चम्मच में 15 ml 30 ml और टोटल सॉल्यूशन आप कितना बना रहे हो एक गिलास में? 150, 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 15,
5 2 10 और 0, ये आ गया बेटा 20%। और इसका आगे लिखना है आपको वॉल्यूम बाय, ठीक है, इसे लिखना मत भूलिए, ये एक तरीके से इसकी ऐसा यूनिट की जैसे है ना, इसे भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन, विनेगर यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव एंड एडिटिव contains 5% volume by volume acetic acid. Glacial acetic acid is a liquid, means 100% acetic acid, ठीक है। विनेगर यूज करते हैं, विनेगर पता है ना आप लोगों को, हाँ, विनेगर जो आपके चाउमीन में आपने देखा होगा एक लिक्विड उसमें डाला जाता है ना, तो उसे विनेगर बोलते हैं। काफी खट्टा सा उसका टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे वो चाउमीन को एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है, ठीक। तो विनेगर होता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है ना, और एन एडिटिव कंटेन्स 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड। कैसे बनता है ये, जो विनेगर होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 5% एसिटिक एसिड मिला देते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और आपका विनेगर तैयार हो गया। अब ये सारी चीजें बनवा लेंगे हम, है ना, सारी चीजें बिल्कुल हमें साइंटिस्ट बना देंगे। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज ए लिक्विड कंटेनिंग 100% एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, 100% एसिटिक एसिड होता है। आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू मेक विनेगर फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, आपको बनाना है बेटा विनेगर, आप इन्हें विनेगर बना के दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ वुड यू प्रोसीड, कैसे आप बनाओगे बेटा, अभी तो हमने डिस्कस किया कि 5% उसके अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड, तो ठीक है, डाल देते हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड। तो अगर मान लो आपको 100 ml ऑफ विनेगर बनाना है, ठीक है, अगर आपको विनेगर बनाना है, विनेगर बनाना है आपको 100 ml, ठीक है, तो आप इसमें 5% तो लोगे एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड 5 ml, है ना, तभी तो 5% होगा। और वाटर कितना ले लोगे इसमें, 95 ml, तो ये हम आंसर में लिख देंगे, वी विल वी विल एड वी विल टेक 5 ml of acetic acid and 95 ml of water to prepare 100 ml of vinegar, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, refer to the solubility curves given in activity 5.2. If equal masses of hot saturated solutions of compound A and B are cooled from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius, this solution is likely to deposit more solid. बेटा आपने एक एक्टिविटी करी थी पहले, एक्टिविटी 5.2, और उसमें हमने क्या किया था, हमने उसको गर्म किया, दो अलग अलग सॉल्यूशंस लिए थे हमने, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, और उनको हमने हीट अप किया था, और आपने देखा था गर्म होने के साथ साथ उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, जैसे पापा से मार खाने के बाद आपकी पढ़ाई की स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही इनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेटा अगर इसे हमने 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया था, अब हम इसमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना चुके हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, अब हम क्या चाहते हैं, इसको ठंडा कर दें, ठीक है ना, इसको मैं ठंडा कर दूं, कहां तक ले आऊं, 60 डिग्री सेल्सियस तक। तब क्या होगा बेटा, विच सॉल्यूशन इज लाइकली टू डिपॉजिट मोर सॉलिड। बेटा आपने क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, जब भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो फिर क्या होता है, उसकी जो लिमिट होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, वो कम होती जाती है, ठीक है, यानी सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, तो जो सॉल्यूट होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये होगा 80 डिग्री से 60 डिग्री पे जाने पे क्या होगा, कुछ ना कुछ ये सॉल्यूट को डिपॉजिट करेगा। अब आप मुझे बताइए, इसकी सॉल्युबिलिटी पहले इतनी, ठीक है ना, 60 पे आते आते इसकी सॉल्युबिलिटी काफी डिक्रीज हुई है, ठीक है, लेकिन ए में भी क्या इतना डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, नहीं, ए में तो देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादा सॉल्यूट
डिपॉजिट होगा और बी में, सॉरी, ए में कम होगा। ठीक है, तो वही आंसर होगा। कंपाउंड बी विल डिपॉजिट मोर सॉलिड क्रिस्टल बिकॉज कंपाउंड बी शोज अ मच लार्जर डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी देन कंपाउंड ए। बी में ज्यादा सॉलिड डिपॉजिट होगा कि बी में ज्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है सॉल्युबिलिटी में, इसलिए बी में ही ज्यादा डिपॉजिट होगा व्हेन कूल्ड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विल देयर बी एनी चेंज इन द साइज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल्स इफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सप्लेन। ठीक है, देखो बेटा आपसे पूछा गया है, जैसे हम कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल्स बना रहे हैं, ठीक है ना, और कैसे बना रहे हैं, बना रहे हैं डिपोजिशन वाले, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन में बेटा आपको पता है जो क्रिस्टल्स होते हैं ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो जब क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते हैं तो अगर आप उसे धीरे धीरे ठंडा करते हो सोल्यूशन को, या फिर फास्ट फास्ट ठंडा करते हो, तो क्या क्रिस्टल के साइज पर कोई फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। यस, स्लोअर इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस लार्जर क्रिस्टल्स। अगर आप धीमे धीमे इवेपोरेट करोगे तो लार्ज क्रिस्टल्स बनेंगे, while faster evaporation produces smaller crystals, कि फास्ट होगा इवेपोरेशन तो छोटे क्रिस्टल्स। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और फॉल्स तो हमारे उसके चैप्टर की जान होती है, ठीक है ना, यही तो पास करवाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला वाला क्या है, अच्छा इसमें बताया ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसे करेक्ट करके भी बताना है। ठीक है, लिए कुछ नया था है, हमने तो अभी तक ऐसे किया है, ट्रू मत लगा दिया या टी और एफ लिख दिया। ठीक है, चलिए इसमें आपको स्टेटमेंट को करेक्ट करके भी बताना है अगर गलत हो तो। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, उससे आपको सॉल्ट को सेपरेट करना है, तो आप एवेपोरेशन का तो यूज खूब करते ही हो। ठीक है, एवेपोरेशन से कर सकते हो या डिस्टिलेशन से भी कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हैं जी। डिस्टिलेशन में क्या होता है, वो अलग अलग सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है ना, जनरली वो लिक्विड होते हैं पर सॉलिड एक लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और उनके बीच का जो आपका डिफरेंस होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 डिग्री होना चाहिए। अब एक सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो वहां पे तो इतना तो होगा ही, ऑब्वियसली 25 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप डिस्टिलेशन का यूज भी कर सकते हो, प्रिपेयर सॉल्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। तो है तो फिर इसमें कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। डिस्टिलेशन कैन बी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इवन व्हेन दीज हैव द सेम बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन का आप यूज तब भी कर सकते हो जब दोनों लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो। ऐसा तो नहीं है, हमने तो पढ़ा है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। Distillation can be used only when the boiling point difference is of liquids is at least 25 degrees। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल पॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो आप पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हो, पता है ना, देखो हमने उसमें पढ़ा था पेपर क्रोमेटोग्राफी में, फटाफट से एक बार बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है बेटा, आप एक पेपर लेते हो, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का एक स्पेशल पेपर होता है, इसको आप लेते हो, इस पे आप एक ब्लैक स्पॉट बनाते हो किसी भी इंक का यूज करके, ब्लैक इंक लेते हैं हम लोग, और उसके बाद इसे पानी में आप डिप करते हो। ठीक है, और पानी में जैसे आप डिप करते हो तो फिर ये पानी ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ये पानी ऊपर बढ़ता है तो कलर्स को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो आपका वाटर लेवल है ये इस स्पॉट से नीचे होना चाहिए या फिर इसके बराबर में होना चाहिए। ठीक है ना, क्या बोला है, द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट। क्या इस सैंपल स्पॉट के ऊपर होना चाहिए वाटर लेवल? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। द सॉल्वेंट लेवल शुड बी बिलो द सैंपल स्पॉट, के नीचे होना चाहिए।
तभी तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, और फिर वो कलर्स को सेपरेट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 4, एवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम तो नहीं है। देखो, तो हमने लिख दिया फॉल्स। पढ़ते हैं। एवेपोरेशन क्या होता है? एवेपोरेशन रिमूव्स द सॉल्वेंट टू ऑब्टेन सॉलिड सोल्यूट। एवेपोरेशन में क्या होता है? हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना, और पानी को जब गर्म करते हैं तो उसका सॉल्वेंट यानी वाटर रिमूव हो जाता है, और उसमें क्या बच जाता है? केवल सोल्यूट बच, सॉल्ट हो गया या शुगर हो गई, कुछ भी। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? वेयर एज क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म्स प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं? तो गर्म तो करते हैं, लेकिन उसके बाद एक हाई टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसे ठंडा कर देते हैं। जब ठंडा होता है तो फिर क्या होगा? ठंडा होने पर उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आपने देखो कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़े हैं इससे पहला वाला वीडियो अगर आपने देखा है, तो ये सब आपको बहुत ज्यादा हलवा जैसा लग रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी बेटा हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके जो मेन एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। 7th क्वेश्चन पर पहुंच गए। व्हाई डू व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स इन अ सेपरेटिंग फनल? ये देखो आपने देखा था ना, सेपरेटिंग फनल होता है इस तरह का, और इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये बोल रहे हैं बेटा, ये जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये ऐसे अलग अलग लेयर क्यों बना लेते हैं, ठीक है। बड़ा बचकाना सा क्वेश्चन है, इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट लेयर क्यों बना लेते हैं? देखिए, इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म सेपरेट लेयर्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटी। हमने बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर दो लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो फिर क्या होगा? वो अलग अलग लेयर बना लेंगे ना। जो हल्का होगा जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर वाली लेयर में आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक हो जाएगा यानी नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए वाटर नीचे है और ऑयल क्योंकि हल्का होता है डेंसिटी कम होती है इसकी, ये ऊपर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, जस्टिफाई। आपको बताना है बेटा इवेपोरेशन क्या अलग है, इवेपोरेशन क्या अलग होता है सब्लिमेशन से? अलग होता है। सब्लिमेशन तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, ठीक है। सब्लिमेशन में क्या होता है? जैसे ये कैम्फर हो गया, कपूर जैसे बोलते हैं ना, ये क्या होता है? जैसे रखा हुआ है तो ये धीरे धीरे करके इससे जैसे हीट मिलेगी इवेपोरेट होता रहेगा। और इवेपोरेट कैसे होगा? सॉलिड से सीधे गैसियस फॉर्म। कपूर आपने देखा होगा है ना, जैसे नवरात्रि में पूजा होती है तो आपने काफी यूज किया होगा, ऐसे डालते हैं आग में और तुरंत एकदम से लौ जल जाती है, ठीक है, खुशबू बड़ी अच्छी होती है कपूर की। तो इसे जब आप रखते हो, इससे थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो क्या होता है? तुरंत सब्लिमेट होने लग, तभी तो इतना अच्छे से जलता है ये तुरंत वेपराइज हो जाता है, और वेपर ही तो जलती है, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, क्या बताया गया है? यस, इन सब्लिमेशन सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर विदाउट बीइंग लिक्विड, विदाउट बिकमिंग लिक्विड। तो यस, दीज टू आर डिफरेंट। कि सब्लिमेशन में जो आपका सॉलिड होता है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है बिना ना लिक्विड बने, ठीक है ना। जबकि इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन आप जानते हो, पानी बहुत गर्म किया होगा आपने, हैं, मैगी बनाने के लिए, और कुछ बनाना आता हो ना आता, ठीक है, मैगी बनाना हम सबको आता है, वो भी अपने अपने स्टाइल। सबको क्या लगता है बेस्ट मैगी कोई नहीं, ठीक है। आपकी भी अगर कोई मैगी रेसिपी है तो बताइए कमेंट, ठीक है ना। बट इन इवेपोरेशन लिक्विड चेंजेस इनटू पेपर। इवेपोरेशन में सिंपल क्या होता है? लिक्विड पेपर में चेंज हो रहा होता है, और वहां सॉलिड से वेपर में चेंज। डिफरेंस तो है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और ice crystals floating in the air. Based on what you know about solutions, suspensions and colloids, what type of mixture do you think clouds are and why? ठीक है, क्या सुंदर से क्लाउड दे रखे हैं, कुछ हिल स्टेशन जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। हिल स्टेशन पे जाते हैं कि बढ़िया सीन देखने को मिलता है ना वहाँ पे। क्लाउड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्या कभी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बने, ठीक है। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या कहते हैं ऐसे तैरती रहती हैं, ठीक। और आइस क्रिस्टल्स या आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं इन द एयर। तो बेस्ड ऑन व्हाट यू नो,
अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड, आपको बताना है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो किस तरह का मिक्सचर, ठीक है ना, क्या सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या फिर कोलॉइड है, ठीक है। चलिए तो बेटा आंसर पढ़ते हैं। तो क्लाउड्स आर कोलॉइड्स, क्लाउड जो होते हैं कोलॉइड होते हैं बिकॉज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स रिमेन डिस्पर्स इन एयर विदाउट सेटलिंग क्विकली। तो आपके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिस्पर्स रहते हैं एयर में, ठीक है ना। और हमने यही तो पढ़ा था कोलॉइड्स के बारे में। यहाँ पर एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, हो जाएंगी आपकी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आइस क्रिस्टल, ये आपका डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है ना। और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया आपका, एयर हो गई, ये तैर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई डू सिटीज विद अ लॉट ऑफ स्मोक एंड डस्ट ऑफन लुक हेजी। तो बड़ी सिटीज आपने देखी होंगी, वहां पर एक धुंध सा दिखाई देता है। मैं भी जब पहली बार दिल्ली गया था तो वहां पे मैंने देखा कि एकदम धुआं धुआं सा छाया हुआ है, जैसा कोहरा होता है ना, उस जैसा। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने विंटर का टाइम तो है नहीं है, तो फिर ये ऐसा कोहरा कैसे छाया है ना। तो उसने बताया कि ये जो एक्चुअली में क्या कहते हैं वो नहीं है जो तुम, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। आपने भी देखा होगा इस तरह से टीवी वगैरह पे न्यूज में इस तरह का एक डस्ट सा छाया हुआ होता है ना, हेजी सा लगता है। तो बड़ी सिटीज में ऐसा क्यों लगता है, तो आंसर देखो, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर सनलाइट कॉजिंग टिंडल इफेक्ट। ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, वो क्या करते हैं, इनसे लाइट टकराकर स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और इसी से तो टिंडल इफेक्ट बनता है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, तो लाइट होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल से टकराकर फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, ठीक। देयरफॉर सिटीज लुक हेजी, इसलिए सिटीज जो होती हैं हेजी दिखाई देती हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था टिंडल इफेक्ट का, ठीक है ना। तो ग्लास लिए थे हमने और अलग अलग तरह का हमने लिक्विड लिया था, मिक्सचर लिया था, और उससे हमने लेजर लाइट को पास करवाया था, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है उससे लेजर सीधी सीधी निकल जाती है, लेकिन जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है आपका कोलॉइड या सस्पेंशन, तो उससे लाइट क्या होती है, एक तरह से डिस्पर्स हो जाती है, और उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 10 क्वेश्चन जो थे हमारे इंटेक्स वाले वो हो गए खत्म, और अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनस, जिसे हम HM बोलेंगे, एंड हेट्रोजीनस जिसे हम HT बोलेंगे, द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है बेटा कौन सा सही क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या हुआ है। अगर आपने बेटा वीडियो देखा है तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एयर जो होती है होमोजीनस है, ठीक है। मिल्क हेट्रोजीनस होता है, ठीक। शुगर सॉल्यूशन होमोजीनस है, स्मोक नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आगे ब्रास, ब्रास हेट्रोजीनस होता है, नहीं जी बिल्कुल नहीं होता, होमोजीनस होता है ब्रास। ब्रास क्या होता है बेटा, दो अलग अलग मेटल्स का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं जब दो मेटल्स को मिक्स किया जाता है तो बेटा अलॉय बनता है, और अलॉय एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा। ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रास, ठीक है। आगे बेटा ठीक है, आगे तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी थर्ड वाले पे आ जाओ। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है होमोजीन होता है क्या, तो होता है जी। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, अपने आप में एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कलरफुल है, कलरफुल है तो शायद ये क्या कहते हैं हेट्रोजीनस होगा। कलरफुल से बेटा होमोजीनस हेट्रोजीनस लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो जो कलरफुल सॉल्यूशन भी होगा तो किस तरह का कलरफुल सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। और कलरफुल का मतलब ये नहीं है कि वो हेट्रोजीनस हो, होमोजीनस के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा हो, ठीक। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होमोजीनस है, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनस है, सही है। मिल्क होमोजीनस नहीं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना।
मडी वाटर हेट्रोजीनस, सही बात है। मिल्क हेट्रोजीनस, सही बात है। ब्लड हेट्रोजीनस, ओके। और ग्रास होमोजीनस होता है, ये भी सही है। तो बेटा यही वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है ना, यही वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस। Which among the following mixtures show the Tyndall effect? कोई क्वेश्चन आ गया टिंडल इफेक्ट के ऊपर। आपको बताना है बेटा किस में टिंडल इफेक्ट होगा और किस में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, और उसके बेसिस पर आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एयर एंड डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा क्या करते हैं, वो एक सस्पेंशन का काम करते हैं, ठीक है ना। कोलॉइड या सस्पेंशन का काम करेंगे बेस्ड ऑन द आपके साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो ये तो क्या कहते हैं आपका टिंडल इफेक्ट जरूर दिखाएगा, ठीक। डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे टकरा के लाइट जो होती है डिस्पर्स हो जाती है, इसलिए टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। हमने देखा भी तो है, घर के क्या कहते हैं खिड़की में से एक छोटी सी एक लाइट की बीम आ रही होती है ना, और वो लाइट बीम में हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, वही तो है टिंडल इफेक्ट। तो ये तो दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट एंड वाटर। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अभी मैंने बताया था, एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट, जब पानी में जब घोलोगे तो ऐसा एक ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। देखा है आपने ऐसा, वो होता है ना, और आप जाते हो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक मोहितो होता है, मोहितो ब्लू कलर का कौन सा वाला होता है, ब्लू लगून। हाँ ब्लू लगून जैसा दिखता है कुछ कुछ, ठीक है ना। पी मत लेना, बहुत खतरनाक होता है ना, पीते ही काम खत्म है, ठीक है। तो ब्लू लगून जैसा एक सोल्यूशन होता है ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और ये बेटा अभी मैंने बताया था ट्रू, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज इसमें बहुत छोटा होता है। कलर देखकर धोखा मत खा जाना कि कलरफुल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस ये सॉल्यूशन है बेटा, तो इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टार्च एंड वाटर, ये क्या है बेटा, स्टार्च अगर आप इसमें मिलाओगे तो स्टार्च तो कोलॉइड होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल का साइज इसमें बड़ा होता है। और हमने एक्सपेरिमेंट में इसका भी किया था, जब आप ऐसे लाइट बीम से पास करवाओगे ना तो ऐसे में डिस्पर्स हो जाएगी, ठीक है ना, और बहुत थोड़ी सी लाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी जो सीधी जाएगी, ठीक है। तो फिर ये भी टिंडल इफेक्ट दिखाता है। एसीटोन एंड वाटर एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, एकदम सीधी निकल जाती है इससे, ठीक है। तो ये भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो कौन कौन दिखा रहा है बेटा, डस्ट पार्टिकल्स और स्टार्च, ए और सी। हाँ जी, ए और सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। बेटा ये फायदा होता है अगर आप कॉन्सेप्ट को पहले से पढ़े हुए होते हैं ना, एकदम इजीली आप सारे आंसर्स निकाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए बेटा हम। A mixture can be can be categorized as a solution, suspension और colloid, बिल्कुल हम जानते हैं किसी भी मिक्सचर को हम किसी एक में कैटेगराइज कर सकते हैं। Each possessing distinct properties utilize the words or phrases provided in the box to fill the table, ठीक है। आपको एक क्या कहते हैं ये सब बॉक्स दिया हुआ है और इसमें कुछ आपको किसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी या तो सॉल्यूशन से रिलेटेड होगी या कोलॉइड से या फिर सस्पेंशन से, ठीक है ना। तो आपको इसको कैटेगराइज करना है, ठीक है। हालांकि टेबल में तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक। तो आपको खुद से ही लिखना होगा, बस टाइम बचाने के लिए हमने पहले से लिख दिया है। चलिए देखते हुए चलते हैं। लार्ज साइज पार्टिकल्स, लार्ज साइज पार्टिकल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे बेटा। अच्छा एक चीज और है इसमें, वर्ड्स एंड फ्रेजेस मोर देन वंस। जो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं आप उन्हें एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो बेटा सबसे पहले लार्ज साइज पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स आपको किस में देखने को मिले। ऑब्वियसली बेटा आपको सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन में देखने को मिलते हैं। बेटा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है, आपको कंफ्यूजन है, तो आप उसके एग्जाम्पल के बारे में सोचिए, ठीक है। सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है आपका सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन का आपका हो गया सैंड एंड वाटर, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं लार्ज, ठीक है ना। और कोलॉइड, कोलॉइड में क्या हो गया, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, जहाँ पे मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो लार्ज हमने बोला लार्ज साइज पार्टिकल्स तो हो जाएंगे सस्पेंशन। पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड,
बिल्कुल इवनली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किस में रहते हैं, ऑब्वियसली आपके सॉल्यूशन में रहते हैं। ठीक है ना, देखो लास्ट साइज पार्टिकल्स ही हो गया, पार्टिकल्स रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूट, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट स्मॉल साइज पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स किस में होते हैं, जो कि लेस देन 1 नैनोमीटर होंगे। तो लेस देन 1 नैनोमीटर सबसे छोटे पार्टिकल्स, ये आ जाएगा। ठीक है, देन मॉडरेट साइज पार्टिकल्स, बड़े हो गए पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स हो गए, अब मॉडरेट, मॉडरेट हो जाते हैं बेटा आपके कॉलॉइड में। ठीक, settles down when left undisturbed more than 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। कौन से पार्टिकल्स होते हैं 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और जो सेटल डाउन हो जाते हैं, यस ऑब्वियसली सस्पेंशन में, क्या आ जाएगा यहाँ पर। देन डज नॉट सेटल डाउन, जो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो सेटल डाउन नहीं होते कौन कौन से वाले होते हैं वो, एक तो आपके होते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके कॉलॉइड में। देन नेक्स्ट स्कैटर स्लाइड, लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हमने बात तो करी थी सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे कॉलॉइड और सस्पेंशन। स्कैटर स्लाइड, स्कैटर स्लाइड, स्कैटर लाइट देते हैं, स्कैटर लाइट। ठीक है, देन सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में तो पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सस्पेंशन में, सस्पेंशन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और कॉलॉइड में भी पार्टिकल का साइज मीडियम होता है, वहाँ पे भी आप अगर नॉर्मल फिल्ट्रेशन करोगे तो उससे पार्टिकल्स जो है सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं हमें क्लियरली पता है, इसी में हमें दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स होते हैं। अब सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन बेटा किसका एग्जांपल है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, मिल्क, मिल्क किसका है बेटा, मिल्क हमें पता है मिल्क होता है कॉलॉइड का, यहाँ पर। देन सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर वी नो सस्पेंशन होता है, तो आ जाएगा यहाँ पर। देन स्मोक, स्मोक क्या होता है बेटा, स्मोक होता है आपका कॉलॉइड, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। ठीक है, देन हेट्रोजीनस मिक्सचर, इनमें से हेट्रोजीनस कौन सा, दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ये ऑब्वियसली होमोजीनस होता है और ये दोनों हेट्रोजीनस होते हैं, तो हेट्रोजीनस। ठीक है, और यहाँ पर भी। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। बट अभी हमने बात करी थी सस्पेंशन जो होता है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन ये दोनों नहीं होते, जिद्दी। ठीक है, आप लोगों की तरह। ठीक, आगे मड, मड किसका एग्जाम्पल है, मड बेटा ऑब्वियसली सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। ठीक, और इसके बाद बटर, बटर किसका एग्जाम्पल है, बटर होता है आपका कोलॉइड। ठीक है, और उसके बाद बेटा क्या है, ब्रास, ब्रास क्या होता है, ब्रास बेटा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक बेटा, ये हमने कर लिया है इसको कैटेगराइज। अगर एक बार अगर आपको क्या कहते हैं किसी में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप खुद से भी इसे करके देखिएगा, है ना, तभी जाके आपको क्लियर होगा। खुद से जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, सॉल्व करना है। तो फिर से न्यूमेरिकल्स आ गए, ऐसे न्यूमेरिकल पहले भी किए थे, अभी भी ऐसे ही कर देंगे। आगे अ केक रेसिपी यूज ड्राई इंग्रेडिएंट्स, खाने पीने की बहुत बातें होंगी बेटा, इसमें कोई आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना। A cake recipe used dry ingredients, namely 75 gram of sugar or 420 gram of all-purpose flour and 5 gram of sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एक केक में बेटा बहुत सारी चीजें यूज होती, क्या क्या यूज हुआ है इसमें, 75 ग्राम ऑफ शुगर, 420 ग्राम ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर, ठीक है,
और 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तीन चीजें यूज हुई। एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन मिक्सचर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। बेटा हमें इन सभी का कंसेंट्रेशन बताना है यहाँ पर। ठीक है, कंसेंट्रेशन का बेटा मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आपको टोटल पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है इंग्रेडिएंट, ये टोटल मास, टोटल मास कितना हो जाएगा 75 प्लस 20, कैसे पर जा रहे हैं 40 प्लस 5, कितना हो जाएगा टोटल 75 और 5 80 हो जाएगा, 80 और 20 100 और 100 500 हो जाएगा, 500 ग्राम हो गया। एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट, हर एक का आपको कंसेंट्रेशन बताना। ठीक है, बटा कंसेंट्रेशन ऑफ, से पहले ले लेते हैं शुगर। कैसे निकालते हैं बेटा मास बाय मास में, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो पहले सोल्यूट ले लेते हैं, इसमें कितना हो जाएगा सोल्यूट का 75। ठीक है ना, और टोटल कितना है हमारे पास ये 500 टू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना। कट 5 1 जा 5 बच जाएगा, 5 जा 25, कितना आ गया बेटा 3%। आगे क्या लिख देंगे हम, मास बाय मास। ठीक है ना, या वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं। ठीक, देन शुगर के बाद क्या आ जाएगा इसमें, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 420 ग्राम ऑफ स्टार्च। 20 ऑन 500, सेम तरीका है, इंटू 100, तो कट 5 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा 5 8 जा 40, बच गया, यानी कि 84%। ठीक है, मास बार। ठीक है, थर्ड वाला क्या है हमारा 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेटा ये 5 ग्राम ऑन 500, कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया बेटा, क्या है बेटा, ये हमने परसेंट, ये 15%, तो टोटल 100। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, अब ब्रास अलॉय कंटेन 70% ऑफ कॉपर बाय मास। ब्रास क्या होता है बेटा, ब्रास होता है कॉपर और जिंक। ठीक है, इसका एक अलॉय होता है, तो इसमें बेटा 70% कॉपर है, अगर बाकी का क्या होगा 30% आप जिंक हो जाएगा। ठीक है ना, जिंक हो जाएगा आपका 30%, इसी को आपको निकाल के बताना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, निकाल लेंगे। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, कॉपर कितना आ जाएगा बेटा, कॉपर आ जाएगा 70% ऑफ 120 ग्राम, 120 टू 70 ऑन 100। ठीक है, कट 0, 12 7 जा 84,
ग्राम आ जाएगा। 84 ग्राम हो गया बेटा। जब कॉपर 84 ग्राम है तो जिंक कितना हो जाएगा? 30% बोल सकते हैं, या फिर 120 में से माइनस कर दो, कल में से 84 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 36 ग्राम आ जाएगा। 36। कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, ऐसे परसेंटेज वाले छोटे घबराते नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेबल ऑन अ कुकिंग ऑयल पैक सेज 1 लीटर 910 ग्राम if this oil is mixed with water, will it form a separate layer? If so, which substance will be on top? How will you separate the two layers? Also draw the diagram of the apparatus used. ठीक है, कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, खाने पीने की बात चलती रहेगी बेटा। कुकिंग ऑयल, पकौड़े तल सकते हैं। 910 ग्राम कुकिंग ऑयल, मतलब 1 लीटर में 910 ग्राम कुकिंग ऑयल आता है। ठीक है, पहले कौन सी वाली है? स्टैंडर्ड है। ठीक है, 910 ग्राम है इसमें। इफ दिस ऑयल इज मिक्स विद वाटर, अगर इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं क्या होगा? कुकिंग ऑयल उसके साथ एक सेपरेट लेयर बना लेगा। सेपरेट लेयर जब ये बना लेगा बेटा, तो आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस टॉप पे रहेगा, ऑयल या फिर वाटर। ठीक है, तो बेटा वैसे तो हमें पता है, पर साइंटिफिकली जरा बताते हैं कि ऑयल ऊपर रहेगा तो क्यों रहेगा। यस, कुकिंग ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। तो इन्होंने पूछा था कि हाँ, ये अलग अलग जो हैं वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, कि हाँ ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं। सो दे फॉर्म सेपरेट लेयर्स, इसलिए वो दो अलग अलग लेयर बना लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 910 ग्राम पर लीटर। इसकी होती है 910, which is less than the density of water, which is 1000 ग्राम पर लीटर। बेटा वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है ऑयल से, ठीक है, therefore ऑयल विल बी ऑन टॉप, ऑयल टॉप पर है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने बता दिया डेंसिटी के मेथड से। अब ये बोल रहे हैं बेटा मेथड ऑफ सेपरेशन भी बता दीजिए। क्या होगा देखो, मेथड ऑफ सेपरेशन, ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सिंपल सा सेपरेटिंग फनल का यूज करके आप इनको सेपरेट कर सकते हो। सेपरेटिंग फनल बेटा मैंने बताया था, एक सिंपल सा सेटअप होता है, इसमें एक फनल होती है, इसमें बेटा ऊपर ये क्या कहते हैं, कॉर्क लगा हुआ होता है। ठीक, जब आप इसे ओपन करते हो तो इसमें ड्रिप बाय ड्रिप, जब ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे ड्रिप होने लगता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या है, जो भी होगा नीचे इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब आप कॉर्क को दोबारा से लगा दोगे। ठीक है, फिर से टपकना बंद। ठीक, तो इस तरह से दोनों अलग अलग हो जाए। थोड़ा स्टेप पढ़ लेते हैं जरा। पोर द मिक्सचर इनटू द सेपरेटिंग फनल, के अंदर लिक्विड को डाल देंगे। अलाउ इट टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड, फिर इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, इसलिए तो स्टैंड लगाया हमने। ओपन द स्टॉप कॉक एंड कलेक्ट द लोअर वाटर लेयर। ठीक है, ऊपर जो स्टॉप कॉक होता है, जैसे एक ढक्कन टाइप है ना, इसे हम ओपन कर देंगे। क्लोज द स्टॉप कॉक बिफोर द ऑयल लेयर रीचेज इट। जैसे ही बेटा पानी टपक रहा था तब तक तो हमने ओपन रखा था, जैसे ही ऑयल यहाँ पे पहुंचता है हम इसे बंद कर देंगे। आगे कलेक्ट द ऑयल सेपरेटली, कलेक्ट जो ऑयल रह जाएगा उसको सेपरेटली हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोसीजर। ठीक है, स्टेप्स लिखने आने चाहिए आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्पज से इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन रीजन। ठीक है, एग्जाम में बेटा बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जबकि असर्शन रीजन सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि आपके पास पूरा आंसर आपके सामने है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, केवल असर्शन पढ़ा फिर आप सोच रहे हो कौन सा आंसर है, रीजन पढ़ते हो फिर सोचते हो, तो हमेशा गलत होगा। आप मेरे वाले तरीकों को ट्राई कीजिए, आपका हर एक असर्शन सही जाएगा। को पढ़ना असर्शन। सॉल्यूशंस डू नॉट एग्जिबिट द टिंडल इफेक्ट। जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज ही इतना छोटा होता है, तो टिंडल इफेक्ट तो कर ही नहीं सकते। देन आप पढ़िए रीजन। रीजन क्या दे रखा है, द पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आर लार्जर देन 100 nm।
जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में वो 100 nm से छोटे होते हैं, सॉरी बड़े होते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि पार्टिकल्स का साइज वहां पर 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, सो दे कैन नॉट स्कैटर लाइट, इसलिए वो लाइट स्कैटर नहीं कर सकते ना। ये तो गलत ही हो गया खैर, और ये करेक्ट है। तो यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन ही बिल्कुल अलग आ रहा है कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि असर्शन भी सही होता है और रीजन भी सही होता है, तब आप इससे कैसे करोगे? कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन ए और बी में कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, आप sentence पढ़ो, लगा दो बिकॉज। ठीक है, बिकॉज, और फिर आप इस सेंटेंस को पढ़िए। बिकॉज लगा के अगर आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं और एकदम सही आ रहा है, तो इसका मतलब वो इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ वुड यू सेपरेट द मिक्सचर गिवन इन टेबल 5.3? मेंशन द रीजन फॉर चूजिंग योर मेथड इफ अ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक्सप्लेन व्हाई। कुछ बेटा मिक्सचर आपको बताए गए हैं ना, अलग अलग करना है हमको, बहुत अलग कर चुके हैं हम, है ना। अब थोड़े से सॉल्यूशंस और अलग करके दिखा। सबसे पहले है बेटा मड फ्रॉम मडी वाटर। ठीक है, मड को कैसे मडी वाटर से अलग करेंगे? तो बेटा इसके लिए हमने तरीका पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, मड को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन को हम करते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज यहाँ पर बड़ा होता है। रीजन बताते हैं, मड पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल एंड हैवियर। आप इन दोनों अभी कर सकते हैं। देन बेटा नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल से प्लाज्मा यूज कर अलग करने के लिए बेटा मैंने आपको मशीन दिखाई थी ना, जिसमें ऐसे ट्यूब्स को प्लेस कर दिया जाता है और फिर वो तेजी से स्पिन होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन का हम उसमें, ठीक है यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट तेजी से घूमता है, एक फोर्स लगता है बाहर की तरफ, हम सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज। क्यों हो पा रहा है यहाँ पर, क्यों हम इस यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है ना, और सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए बस हम क्या कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं पुल दे रहे हैं। ठीक है ना, की डेंसिटी को एक्स्ट्रा पुल दे रहे हैं, उसी की वजह से ये प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा मेरा फेवरेट, नेप्थलीन एंड सैंड। नेप्थलीन और सैंड को अलग अलग कैसे करना है? बहुत ईजी है बेटा, बस थोड़ा सा हीट करो और ये खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। सब्लिमेशन प्रोसेस। नेप्थलीन क्या होता है, नेप्थलीन जो होता है बहुत जल्दी क्या कहते हैं सब्लिमेट हो जाता है। ठीक है बेटा, ये सारे नाम आपको सब्लिमेशन में याद रखने हैं। ठीक है ना, नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया। ठीक, देखो नेप्थलीन सब्लाइम्स बट सैंड डजंट। नेप्थलीन तो गर्म होने पर सब्लिमेट हो जाता है, लेकिन ये नहीं हो, हम सब्लिमेशन यूज करेंगे। ठीक, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट तो कैसे अलग करेंगे? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी सा है कि चॉक पाउडर और सॉल्ट, इसे हम ऐसा कोई नॉर्मल मेथड से तो अलग कर नहीं सकते। ठीक है ना, कि दोनों बिल्कुल एक जैसे से ही हो जाएंगे और पार्टिकल्स मिक्स हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले बेटा हम डिसॉल्व करेंगे वाटर। डिसॉल्व क्यों करेंगे? कि हमें पता है चॉक पाउडर डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्ट। ठीक है, अब हम करेंगे फिल्ट्रेशन। जब लिक्विड की फॉर्म में होगा तभी तो फिल्ट्रेशन पॉसिबल है ना, इसलिए हमने इसका लिक्विड मिक्सचर बना लिया। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन में चॉक अलग हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर ही सेपरेट कर बाय एवेपोरेशन। देखा कितना दिमाग लगाना पड़ता है है ना। चलो रीजन में लिख देते हैं, सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर बट चॉक डजंट। सॉल्ट तो डिजोल्व हो जाता है लेकिन चॉक डिजोल्व नहीं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। नेक्स्ट है बेटा कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अभी तो पढ़ा है, अभी तो पढ़ा है कॉमन सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट करना है, एवेपोरेशन के जरिए, या फिर आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें एकदम प्योर फॉर्म निकल के आती है। ठीक, रीजन पढ़ते हैं, वाटर
कैन बी रिमूव बाय हीटिंग, वाटर को आप हीटिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है। नेक्स्ट है बेटा ऑयल फ्रॉम वाटर, कितनी बार अलग करेंगे ऑयल और वाटर को, ठीक है, वो तो पहले से ही अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं ना, बस हमें क्या करना है, एक सेपरेटिंग फनल यूज करना, ठीक। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, इसलिए हमने ये मेथड यूज किया। देन बेटा पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर होता है उसके पिगमेंट्स को कैसे अलग करते हैं बेटा, इस तरह का कोई भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है, एक फूल की पत्तियों में से हमने रस निकाल लिया, या फिर उसके फूल की पत्तियों में से रस निकाल लिया और उसमें से हमें पिगमेंट्स को अलग करना है, तो तरीका होता है पेपर क्रोमेटोग्राफ, ठीक है, याद रखना है आपको। अ, हमने यूज किया है इसको, डिफरेंट पिगमेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने देखा था कलर्स कैसे सेपरेट हो रहे थे, क्यों कि सब सारे पिगमेंट्स का पेपर के साथ बिहेवियर अलग अलग होता है, ठीक है ना, कोई जल्दी मूव करता है उसमें, कोई धीमे धीमे मूव, तो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए अब हम। मिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, बेटा दो मिसिबल लिक्विड्स है, मिसिबल जो मिक्स हो सकते हैं, ये वर्ड ध्यान रखिए आप लोग, मिसिबल या इमिसिबल, तो miscible liquids हैं A और B are present in a mixture. The boiling point of A is 60 degree Celsius and the boiling point of B is 90 degree Celsius. Suggest a method to separate them. Also draw a label diagram of the method suggested. एक का बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का है 90 डिग्री सेल्सियस, कुछ समझ में आ रहा है इससे, कुछ स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, हाँ। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना हो गया बेटा इनका, 30 हो गया, ठीक है ना। और आपको ध्यान है लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री हो, तो हम कैसे अलग करते थे, यस, डिस्टिलेशन का यूज करके। ये सेटअप आपको दिख गया होगा बेटा, अब तो आदत हो गई है इसकी, है ना, अब तो आदत हो चुकी है हमें इस डायग्राम की। चलिए तो बेटा पढ़ते हैं आंसर। सिंस द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, द लिक्विड्स कैन बी सेट बाय डिस्टिलेशन, ठीक है ना, एकदम इजी। अच्छा मुझे ये भी बताइए, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 से कम हो तब कौन सा वाला मेथड यूज कर, ठीक है, वो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बोल रहे हैं लेबल डायग्राम बना लो, हाँ बेटा ये डायग्राम आप लोग मेमोराइज कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चन आए हैं और डायग्राम भी बनाने के लिए बोला गया है, तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, ठीक है। कंपेयर एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड डिस्टिलेशन, तीनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो बेटा तीनों सेपरेशन टेक्निक्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं। एवेपोरेशन में क्या होता है, सोल्यूट इज ऑब्टेन्ड बाय एवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, है ना, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, तो हम क्या करते हैं सॉल्ट यानी सोल्यूट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय हीटिंग द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, और आपको सॉल्ट मिल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, प्योर सोल्यूट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और क्रिस्टल्स प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा डिस्टिलेशन, अभी अभी डिस्कस किया था डिस्टिलेशन, टू लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। क्या करते हैं हम लोग, दो मिक्सबल लिक्विड्स हैं लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस एट 55 डिग्री सेल्सियस है, जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवेपोरेट होगा और फिर आप उसे कंडेंस कर लोगे, जैसे इवेपोरेट होगा ना यहाँ से, और फिर ये इस फनल से जाएगा और फिर आप उसे कंडेंस कर लोगे, दूसरा वाला यहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो इवेपोरेट होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो बेटा ये कंपेयर कर लिया, इसके बाद ये बोल रहे हैं वो प्रेफर ईच ऑफ ईच ऑफ दीज ओवर द अदर्स, किस सिचुएशन में आप किसका यूज करो, बेटा एवेपोरेशन का यूज करेंगे हम कब, व्हेन ओनली द सॉलिड सोल्यूट इज रिक्वायर्ड, जब हमें केवल सॉलिड सोल्यूट की जरूरत है, सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, हमें पता है एवेपोरेशन में क्या होता है, तो आपका सॉल्वेंट होता है वो एवेपोरेट हो जाता है और उसे हम रिकवर नहीं करते, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि हमें सॉल्वेंट नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, एवेपोरेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन,
व्हेन अ प्योर सॉलिड इज रिक्वायर्ड इन क्रिस्टल फॉर्म, जब बेटा हमें ये चाहिए तो सही सॉल्यूट प्योर फॉर्म में भी चाहिए, अगर प्योर फॉर्म में चाहिए तो फिर क्रिस्टलाइज। डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? व्हेन द लिक्विड सॉल्यूट या वॉलेटाइल लिक्विड नीड्स टू बी रिमूव्ड, जब आपको दो लिक्विड्स को रिमूव करना हो, ठीक है ना, जब दो लिक्विड्स को आपको सेपरेट करना हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? वॉलेटाइल मतलब वही होता है जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो जो आपको अलग करना हो, तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज बेटा ब्लड। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइड मिक्सचर। ब्लड जो होता है कोलॉइड होता है एमएचएस, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ ब्लड बिहेव्ड लाइक अ ट्रू सस्पेंशन इनसाइड द बॉडी? अगर ब्लड सस्पेंशन की तरह काम करने लग जाए, ना कि कोलॉइड की तरह, तो क्या होगा? If blood behaved like a true suspension, its particles would settle down on standing. अगर बेटा जो ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंशन की तरह काम करें, तो आपको पता है सस्पेंशन तो सेटल डाउन हो जाता है, पर क्या इसके पार्टिकल्स यानी कि ब्लड सेल्स सेटल डाउन नहीं हो जाएंगी और फिर उनके मूवमेंट में भी दिक्कत होगी, ठीक है ना? तो दे सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। दिस वुड प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ब्लड सेल्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। जब बेटा ब्लड सेल्स ही मूव नहीं कर पाएंगी तो उनके साथ ऑक्सीजन भी मूव नहीं कर पाएगी, क्या होगा? लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, पर्सन मर जाएगा। ब्लड से बेटा बहुत लोगों को डर लगता है ना। एक बार क्या हुआ था कि ब्लड सैंपल देने गया था मैं पैथोलॉजी में, मैं एक दोस्त को लेके साथ में, तो क्या हुआ, ब्लड सैंपल वो मेरा ले रहा है, उसे देखकर वो बेहोश हो गया। फिर बेटा उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी है। अगर किसी आपको भी डर लगता है ब्लड से, तो कमेंट में लिख के बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, इन अ ब्लड सैंपल आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज। इसमें बेटा आपको डिस्पर्स फेज बताना है एंड द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो ब्लड सैंपल में बेटा क्या डिस्पर्स फेज होता है, क्या डिस्पर्शन मीडियम? मैंने पहले बेटा आपको बताया था, डिस्पर्स फेज क्या होता है? जस्ट लाइक सोल्यूट, है ना, और डिस्पर्शन मीडियम इज लाइक सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेटा इसका जो डिस्पर्स फेज होता है वो होता है ब्लड सेल्स या आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम में क्या आता है? आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा वो लिक्विड होता है, वो बेस होता है, ठीक है, जिसमें ये क्या होती है, तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नेपथलीन। द फिगर 5.25b depicts various steps you separate the components of the mixture, identify and write down the correct sequence of separation technique, ठीक है। बेटा आपको यहाँ पर एक मिक्सचर दे रखा है, आज ये बेटा सब कुछ मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, हर चीज को मिक्स करके दे देंगे, लेकिन हम भी होशियार हैं बेटा, आप कुछ भी मिक्स करके ला के दे दीजिए हम सबको, ठीक है, क्योंकि हमने सारी टेक्निक, सारी निंजा टेक्निक सीखी है। चलिए बेटा हमें दे रखा है किस किस का ये मिक्सचर, सैंड, कॉमन सॉल्ट और नेपथलीन। अभी सैंड और कॉमन सॉल्ट को तो अलग करके आ रहे हैं बेटा, थोड़ी देर ध्यान है कैसे वाटर में हमने उसको मिक्स किया था, फिर सॉल्ट उसमें डिसॉल्व हो गया था, ठीक है, कुछ कुछ वैसी निंजा टेक्निक। बेटा आपको फिर इसमें ना कुछ पिक्चर दे रही है और इसमें बता रखा है स्टेप्स बता रहा है। आपको बताना है सही ऑर्डर क्या होगा इन स्टेप, क्या बता रखा है इन स्टेप, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ इसको सब्लिमेशन यूज किया जा रहा है, कैम्फ, है ना, तो आपका नेपथलीन है उसको गर्म किया जा रहा है, सब्लिमेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इसको बॉईल किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको यहाँ पर भी इसको एक तरीके से अलग किया जा रहा है, फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्लिमेशन। ऑब्वियसली बेटा सबसे आसानी से जो अलग हो सकता है क्या है, हमारा नेपथलीन की थोड़ी सी हीट मिली, सब्लिमेट हो जाएगा, एक तो एलिमिनेट हो गया,
नैप्थलीन तो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फर्स्ट सब्लिमेशन टू सेपरेट नैप्थलीन। देन बेटा हम यूज करेंगे सैंड और वाटर के लिए, हम डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व द रिमेनिंग मिक्सचर इन वाटर एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सैंड। फिर बेटा उसे हम मिक्सचर को इसमें कर देंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो सैंड होगी वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। और उसके बाद बेटा हम उसको सेपरेट कर लेंगे फिल्ट्रेशन करके, ठीक है। फिल्ट्रेशन कर लेंगे, इसमें मत जाओ, इस ध्यान मत दो, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। देन बेटा इवेपोरेशन, इसमें बेटा इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, पानी और नमक बचा था, इवेपोरेट करेंगे, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, ठीक है। सोचो कितना सॉल्ट इकट्ठा हो गया, कितना बार अलग कर लिया आपने सॉल्ट, है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, why is distillation an effective method for separating a mixture of water and acetone? ये बोल रहे हैं बेटा एसीटोन और वाटर को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन बेस्ट क्यों है। अब ये क्वेश्चन तो शायद तीसरी चौथी बार आ रहा है। हाँ, इस तरह के मिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो उनको कैसे अलग करते हैं, क्यों हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो बेटा देखो, जो वाटर और एसीटोन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होता है वो आपका ठीक ठाक होता है, 25 से ज़्यादा ही होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस देख रहे हो बेटा कितना ज़्यादा है, ठीक है। व्हेन द मिक्सचर इज हीटेड एसीटोन वेपराइजेस फर्स्ट, जब आप इसे हीट करते हो तो एसीटोन वेपराइज हो जाता है, ठीक है। देन क्या बच गया आपके पास, इट्स वेपर्स आर कूल्ड इन अ कंडेंसर। देखो ये हमारे पास यहाँ पे वाटर भी है और एसीटोन, ठीक है ना, वाटर भी है और एसीटोन। जब आप इसे हीट करोगे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56, तो बेटा ये पहले बॉईल होगा, ये बॉईल होगा तो फिर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद ये इस ट्यूब से होकर जाएगा और आप इस ट्यूब में इसको ठंडा कर लोगे और कंडेंस होने के बाद ये इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। वाटर, वाटर का क्योंकि टेम्परेचर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा जब तक उसे अपना टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वाटर इसी के अंदर रह जाएगा, हो गए दोनों अलग अलग, ठीक है। तो इसमें बेटा ये बताया गया इट्स वेपर्स आर कूल्ड इन अ कंडेंसर, उसे कंडेंसर में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना, एंड कलेक्टेड सेपरेटली एज लिक्विड while water remains behind, वाटर वहीं पे रह जाता है। Therefore distillation separates the two liquids very easily, तो बेटा इस तरह से डिस्टिलेशन बहुत इजीली दोनों को सेपरेट कर पाता है, तभी तो हम यूज करते हैं पागल थोड़े हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा। बेटा इस डेटा का यूज करिए और आपको बताना है ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर। बेटा फर्स्ट लेट्स रीड द डेटा। बेटा डेटा में क्या बताया गया आपको, सॉल्ट दिए गए कुछ चार, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। बेटा अलग अलग टेम्परेचर्स पे की सॉल्युबिलिटी दी गई। हम जानते हैं बेटा टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पर जब ये गर्म हो रहा है तो किसी की तो इतनी इंक्रीज हो गई 100 से भी ऊपर चली गई, जबकि 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया है हमने और इसकी सॉल्युबिलिटी देखो आप 106 167 इतनी ज़्यादा चली गई। तब 100 ग्राम पानी में 167 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रिपेयर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है 50 ग्राम वाटर में 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेटा 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट 40 डिग्री सेल्सियस पे आप देखो कितना डिसॉल्व हो पा रहा है 62, पर बेटा ये 100 ग्राम वाटर में, आपको लेना है 50 ग्राम वाटर, तो 50 ग्राम वाटर में ना डिसॉल्व नहीं होगा, इसका आधा ही हो पाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
31। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student makes a saturated solution of potassium chloride in water at 80 degrees Celsius and leaves the solution cool at room temperature 25 degrees Celsius. What would she observe as the solution cool? बेटा हमने पहले भी पढ़ा था है ना, जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, और अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो फिर उसका जो सॉल्यूट होगा वो उससे अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तो बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, आप पढ़ो, देखो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल फॉर्म बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, ठंडा करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट is the effect of a change in temperature on the solubility of salts. टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्ट्स की solubility पे क्या फर्क पड़ता है? Also compare the change in the solubility of 4 given salts with increasing temperature from 10 to 80 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा एक तो अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी solubility भी चेंज होती है ना, तो ये हम बताएंगे solubility of salts increases with increase in temperature। टेम्परेचर बढ़ने के साथ solubility भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, फिर हमने चारों की solubility को जरा कंपेयर करके बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनकी solubility कैसी जा रही है। देखते हैं, सबसे पहले पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में आप देखो बेटा बहुत ज्यादा एक लार्ज जंप आपको देखने को मिला, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, solubility आप देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 100 से भी पार पहुंच गई है ना, 150 के पार भी पहुंच गई, बट आप देखोगे वेरी लार्ज इंक्रीज solubility। ठीक, नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है 36 से बस 37 तक पहुंच पाए, बट अब बहुत कम हो रहा है। हम कह सकते हैं अमोनियम क्लोराइड में मॉडरेट इंक्रीज। ठीक है, मॉडरेट भी क्यों, इनफैक्ट लो बोल सकते हैं, है ना, लो बोल सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 35 से पहुंच गया 54 तक, यहाँ मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट इंक्रीज। और चौथा है बेटा सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे नीचे आ गया। सोडियम क्लोराइड जो है इसमें आपको बहुत कम इंक्रीज देखने को मिला है ना, सोडियम क्लोराइड में आपको बहुत कम इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, वेरी स्मॉल इंक्रीज। और जो आपका क्लोराइड था वो लास्ट में 66 तक पहुंच पाया है। ठीक है, तो हाँ मोड। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो इंक्रीज किस तरीके से हो रहा है, सबका एक जैसा नहीं होता। इनफैक्ट गैसेस में मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इनफैक्ट डिक्रीज। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 3 students ABC are preparing sugar solution for an experiment। 3 स्टूडेंट है बेटा, ABC है, ऐसे नाम होते हैं ABC, तो क्लास में अटेंडेंस लग रही है ए बी। चलो, तो बेटा 3 स्टूडेंट है ABC, और स्टूडेंट ए डिजोल्व 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। बी डिजोल्व कर रहा है बेटा 80 ग्राम वाटर। स्टूडेंट बी क्या कर रहा है, वो 20 ग्राम कर रहा है 100 ग्राम में, और सी 30 ग्राम ऑफ शुगर एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। सबकी अलग अलग चॉइस। ठीक है, हर पर्सन की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ईच स्टूडेंट सॉल्यूशन। सबका बेटा अलग अलग कंसंट्रेशन बन रहा है। ठीक है, तो वही आपको निकाल के बताना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आप निकाल लीजिए। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा हमने पढ़ा था ग्राम में है ना, मास ऑफ सोल्यूट जाएगा 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा देखने वाली बात यहाँ पे है, ठीक है, वाटर लिया है इन्होंने, हम क्या लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जबकि ये तो सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, तो हम क्या सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट लिखें, नहीं, हम तो लिखेंगे सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो आप लिखोगे
20 प्लस 80 सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है? ज़्यादातर बच्चे बेटा यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 20/80 लिख के छोड़ा दो, गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो 20/80 नहीं लेना, 20/100 लेना है, इंटू 100। क्या हो जाएगा ये? जाएगा साहब 20/100 इंटू 100। ठीक है ना? 100 से 100 कैंसिल, आ जाएगा बेटा 20%। क्या है बेटा हमने, मास। तो आप लिखोगे मास बाय मास। ठीक है, ये आपको जरूर लिखना। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है बी एंड बी। इसका सोल्यूट कितना है बेटा, 20 ग्राम। ठीक है, अपॉन इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 100, डायरेक्ट लिख देते हैं 120 इंटू 100। ठीक है बेटा, 2 से 0 कट, 12। ठीक है, 50/3, 50/3 को कर लीजिए डिवाइड, 3 बन जा 3, बच जाएगा 18, बच गया, पॉइंट लगाया आपने 0.6 राउंड ऑफ। ठीक है, 16.6 बाय। नेक्स्ट स्टूडेंट सी, डिसॉल्व 30 ग्राम ऑफ शुगर इन 80 ग्राम। इसको भी फटाफट लिख लेते हैं। स्टूडेंट सी 30 ग्राम अपॉन कल कितना हो जाएगा, 110, 100। ठीक है, तो कैंसिल आउट, 300/11, 300/11 कर लेते हैं, 100/11 से 11 से 30 में हो जाए तो 28 बच गया, 7 जा 77 का पॉइंट लगा लिया आपने, बढ़ा लिया, 8 बच गया। फिर से अब लगा लीजिए 27.27% मास। ये बेटा तो बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से चौथी पांचवी बार कर रहे होंगे हम सेम, है ना? अब तो रट गया होगा, अब तो आना भी नहीं चाहिए वरना हम स्किप ही कर देंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, ये तो हमने निकाल लिया। सोल्यूशन इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड, किसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है बेटा? इसका था 20%, इसका था 16.67%, इसका 27.27%। बताओ किसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, सबसे ज्यादा इसका। ठीक है ना? तो हम लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें सबसे ज्यादा शुगर कंसंट्रेशन, बिकॉज द सॉल्यूशन कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है बेटा, तो ये भी कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। ठीक है ना, बस खत्म होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। एग्जामिन फिगर 5.26। फिर से आ गया बेटा, है ना? पक चुके हैं अब तो, इससे याद हो गया है, दिलो दिमाग में बैठ गया है बिल्कुल। एग्जामिन फिगर 5.26, आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक मार्क्ड एस एस। ये बताना है आपको कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज हो, बेटा आपको रट चुका होगा। ठीक है ना, इसको आप बता दोगे कौन सी सेपरेशन टेक्निक है ना, इसको installation, ठीक है ना? फिर बेटा लेवल लेबल द अपैरेटस ए बी एंड सी, ए बी और सी को बेटा आपको लेबल करना है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से डायग्राम जाके देखिए और उसमें देखकर बताइएगा ए बी और सी असल में क्या क्या है ना? ये काम मैं आप पे छोड़। ठीक, नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक आइडेंटिफाइड अबव, द डेटा गिवन इन टेबल 5.5 मिक्सचर्स। ठीक है, आपको बताना है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग टेक्निक। डिस्टिलेशन का यूज करके आप किस इसमें से कौन सा वाला सेपरेट कर सकते हो बेटा? 6 आपको टोटल दिए हुए हैं,
है ना, आपको बताना है किसको आप सेपरेट कर सकते हो डिस्टिलेशन के जरिए। तो बेटा डिस्टिलेशन आपको ध्यान है 25 डिग्री मिनिमम है ना होना चाहिए। तो सबसे पहला है बेटा वाटर एंड एसीटोन। बेटा टेबल में आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी दिए गए, ठीक है। सबसे पहला वाटर और एसीटोन। वाटर का होता है बेटा 100 और एसीटोन का होता है कितना, 56, ठीक है ना। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफी ज्यादा है, जो 25 से कम है तो यस, ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड। देन नेक्स्ट वाटर एंड सॉल्ट। वाटर और सॉल्ट को क्या आप डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हैं जी बिल्कुल। एक आपका सॉलिड है, एक लिक्विड है, और सॉलिड और लिक्विड में तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, उससे ज़्यादा ही होता है। हाँ जनरली आप दो लिक्विड्स को ही इसके जरिए अलग करते हो है ना, लेकिन कभी एक सॉलिड और लिक्विड हो तो आप उसको भी डिस्टिलेशन अलग कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसमें भी लिख दोगे यस। एसीटोन और एल्कोहल। एसीटोन और एल्कोहल को कर सकते हैं क्या, एसीटोन हो गया 56, ठीक है ना, और एल्कोहल हो गया कितना 78। क्या इनका डिफरेंस इतना है, देखो 56 और 78 कितना डिफरेंस है इनमें, 22 डिग्री, ठीक है ना। तो नहीं, नहीं कर सकते इनको, ठीक है। देन सैंड और सॉल्ट। बेटा दो लिक्विड थोड़ी हैं इन्हें हम डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है, ठीक है ना। एक मिसिबल सॉलिड और लिक्विड हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, सॉलिड नहीं हो, ठीक। नेक्स्ट एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। एल्कोहल कहाँ है 78 और क्लोरोफॉर्म 61। कितना डिफरेंस है जी इनमें, इनमें हो गया आपका 17 डिग्री का, 17 डिग्री सेल्सियस। नहीं कर सकते इनको अलग, ठीक है। एल्कोहल और बेंजीन। एल्कोहल है 78 डिग्री और ये है 80 डिग्री, केवल और केवल 2 डिग्री का फर्क, ठीक है ना। तो इनको भी हम सेपरेट इससे नहीं कर सकते। तो बेटा ये हो गए आपके क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। दैट दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ठीक है ना। इससे पहले हमने इसकी चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली थी, अगर आपने नहीं देखी है उसे आप देखिए, ठीक है ना। और उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो को देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसी तरीके से आप लर्न करते जाइए, सीखते जाइए, और जेनजी क्लासेस के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना बेटा। जल्दी मिलते हैं जल्दी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।